हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में कंपनी के फीचर्स क्या है, आई मीन उसका स्वभाव कैसा है और उस नेचर और स्वभाव के अकॉर्डिंग फीचर्स क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो चीजें एक ही हैं तो एक साथ ही कवर करते हैं। अब चाहे नेचर पूछा जाए या फीचर पूछा जाए, बातें एक ही हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर नेचर नेचर कहिए या फीचर कहिए, क्योंकि नेचर से ही फीचर बनता है और फीचर ही नेचर से कनेक्टेड है। ठीक है, मेरा जैसा स्वभाव होगा वैसी मेरी क्वालिटीज बनेंगी। तो यहाँ पर कंपनी का स्वभाव कैसा है कि कंपनी क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है। कंपनी की पर्सनालिटी कैसी है, कॉर्पोरेट है। इसको समझते हैं। कंपनी जो है ज्यूरिस्टिक पर्सन है, मींस डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर। कंपनी को बनाने वाले, कंपनी में पैसा लगाने वाले मेंबर्स होते हैं। ठीक है कि नहीं। अब कंपनी बन चुकी है, उसका इनकॉर्पोरेशन हो चुका है लीगल वे में, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल चुका है। तो भैया अब वो डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए उसको बोला गया इट इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। नेक्स्ट बोला है बियर्स ओन नेम एंड सील। जिस तरह से आपका और हमारा अपना नाम होता है, अपना सिग्नेचर होता है, और हम कहीं भी लीगल काम करते हैं तो वहां पर अपना नाम देकर जाते हैं, अपना सिग्नेचर देकर जाके, ताकि प्रूफ हो कि ये आप हैं। तो ठीक उसी तरह से कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपना नाम, कॉमन सील, स्टैंप है ना, कंपनी का अपना स्टैंप होता है जिसे सील कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पेपर्स में ठप्पा लगाया जाता है और वहां पर दूसरा बंदा कंपनी के बिहाफ में साइन करता है। किसके बिहाफ में, कंपनी के बिहाफ में। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया है एक्ट्स लाइक अ नेचुरल पर्सन। कागज में कंपनी का स्टैंप है, मतलब ये कंपनी का वैलिड डॉक्यूमेंट है। फिर देखा जाता है साइन किसका है, साइन तो फला का है, मतलब उस बंदे को पावर दिया गया है कि तुम कंपनी के बिहाफ में साइन कर सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट। तो यहाँ पर कंपनी खुद काम नहीं कर सकती है तो कौन करेंगे, डायरेक्टर्स काम करेंगे, और वो डायरेक्टर्स होते हैं नेचुरल पर्सन। इसलिए बोला गया है एक्ट लाइक अ नेचुरल पर्सन अंडर अ कॉर्पोरेट नेम बट ओनली थ्रू दी डेजिग्नेटेड पर्सन, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर्स। ठीक है कि नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। यस ऑफ कोर्स, डायरेक्टर्स भी जो कंपनीज एक्ट बोलता है उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है, इसीलिए ये क्या है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। नॉट एजेंट और ट्रस्टी ऑफ मेंबर्स। यहां पर मैं सिंपल सी बात कह दूं तो एक तरफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कंपनी को चलाते हैं, और एक तरफ स्टेक होल्डर्स, में फिलहाल मैं कहूंगा शेयर होल्डर, क्योंकि स्टेक होल्डर बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है कि नहीं है। तो इसमें एग्जांपल में ले लेते हैं शेयर होल्डर्स। ठीक है कि नहीं है, जो कंपनी के मेंबर्स हैं। तो मेंबर्स कौन होते हैं, कंपनी में पैसा लगाने वाले, लेकिन उस पैसे को सही तरह से कौन चलाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। समझ में आ रहा है। कंपनी की सारा जो बोलते हैं ना, कंपनी के जो भी अफेयर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, वो कैसे चलाया जाता है, किस तरीके से चलाया जाता है, कौन चलाता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारा काम संभाल रहे हैं, इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी के बीच में रिलेशन है एजेंट एंड प्रिंसिपल का। मतलब प्रिंसिपल यहाँ पर कौन है, कंपनी है, और एजेंट यहाँ पर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पर मेंबर तो सिर्फ अपना पैसा लगा रहे, तो यहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन कंपनी और मेंबर के साथ नहीं हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि कंपनी इज अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एंड कंपनी इज नॉट अ एजेंट और ट्रस्टी ऑफ मेंबर्स, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द एजेंट ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो एजेंट या फिर ट्रस्टी है। ठीक है कि नहीं है, किसके, कंपनी के, आई मीन किसके, मेंबर्स के। इज दैट क्लियर और नॉट, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर एजेंट एंड प्रिंसिपल का जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर लागू होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर, ना कि मेंबर्स पर। इस तरह से अगर मैं चाहूं तो प्रॉपर्टी ले सकता हूं अपने नाम पर, आप भी। अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, श्यू कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ गलत किया तो मैं आपके ऊपर अपने नाम से केस फाइल कर सकता हूं। सही बात है। आपको अगर पैसे का डील करना है या पैसे कहीं संभाल के रखना है, तो बैंक में अकाउंट ओपन करना है वगैरह वगैरह, तो क्या ये सारी चीज कंपनी कर सकती है? यस ऑफ कोर्स कर सकती है। व्हाई? बिकॉज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल बट लीगल एंटिटी। लिखा है ना, ज्यूरिस्टिक पर्सन बियर्स ओन नेम एंड सील, यहीं पर ये बात लिखी गई है। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। चलो नेक्स्ट, नेचर क्या है कंपनी का? लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मतलब कंपनी का स्वभाव ऐसा है, वो कहता है कि अगर आप अपना पैसा मुझे देते हो, कंपनी कहता है अगर आप अपना पैसा मुझे देते हो तो मैं आपको क्या बनाऊंगा, अपना मेंबर बनाऊंगा।
ठीक है कि नहीं, मैं आपको अपना मेंबर बनाऊंगा और आपकी जो लाइबिलिटी रहेगी ना एकदम लिमिटेड रहेगी, मतलब अनलिमिटेड नहीं रहेगी। इट्स नॉट लाइक अ पार्टनरशिप फर्म वेयर पार्टनरशिप इन्वेस्ट द मनी एंड इन फ्यूचर इफ एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विल अराइज, बोलते ना इंसॉल्वेंसी आ जाए पार्टनरशिप फर्म की, तो आपको पता ही होगा पार्टनर्स सारे लाइबल हो जाते हैं, अपनी जेब से भी भरना पड़ जाता है, बिकॉज दे हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। वहां पर एजेंट और प्रिंसिपल का कनेक्शन है, बट हियर एजेंट एंड प्रिंसिपल का कनेक्शन है ही नहीं बिटवीन कंपनी एंड मेंबर, तो यहां पर लिमिटेड लाइबिलिटी ही होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। तो अब यहां पर देखो क्या क्या बातें हैं। जो भी मेंबर है, शेयर होल्डर्स हैं, वो मैंने कह दिया ऑलरेडी, नॉट एजेंट ऑफ कंपनी, और अगर वो एजेंट नहीं है कंपनी के तो ऑफकोर्स वो कोई भी कंपनी में अगर गलत काम होता है या जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान होता है तो उसकी लायबिलिटी कंपनी के मेंबर्स या शेयर होल्डर्स पर नहीं आएगी, इवन क्रेडिटर्स पर। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। देखो कंपनी के कई टाइप हैं, फिलहाल हम यहाँ पर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर हमें आपको किसी को भी अगर किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम क्या बन जाएंगे? मेंबर बन जाएंगे, आई मीन शेयर होल्डर बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मुझे अगर किसी कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं कितना लगाऊं ये मेरे ऊपर है। ठीक है, अब मैं जितना पैसा लगाना चाहता हूं उतने के लिए ही मैं लाइबल हूं। मैंने कहा किसी कंपनी को मैं आपको 5 लाख रुपया देना चाहता हूं, आप बिजनेस चलाओ, ठीक है कि नहीं? तो कंपनी बोलेगी ठीक है 5 लाख दो, तो बताओ मेरी लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर कितनी है? ओनली 5 लाख। तो जब तक मैं 5 लाख नहीं दूंगा तब तक मैं लाइबल हूं। जैसे मैंने 5 लाख पूरा दे दिया उसके बाद मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई, लिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ, अब वो कंपनी कैसी है? लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है कि नहीं है? अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मतलब वो कंपनी बोलती है तुमको अगर पैसा लगाना है तो तुमको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, मतलब तुम्हें अपना हिस्सा खरीदना पड़ेगा। तो बस ठीक है, मैं 5 लाख का हिस्सा खरीदता हूं और मुझे अधिकार दे दो, यहां पर वही बोला है। तो यहां पर क्या बोला गया है? मेंबर्स लाइबिलिटीज लिमिटेड पे बैलेंस इफ एनी, ठीक है कि नहीं है? 5 लाख का डील हुआ है तो अगर मैंने 2 लाख दिया है तो 3 लाख के लिए मैं लाइबल हूं और अदरवाइज मैं लाइबल नहीं। नेक्स्ट, अगर सपोज मैं किसी कंपनी में पैसा लगाता हूं, आई मीन लगाना चाहता हूं, इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है, वो लिमिटेड बाय गारंटी है, मींस लिमिटेड बाय प्रॉमिस है। मतलब क्या है सर? मतलब ये है बच्चों कि ये जो कंपनी है पैसा नहीं मांग रही है अभी, वो बोलता है कि आप बस प्रॉमिस कर दो कि आपको इतना पैसा देना है, जब हमको जरूरत पड़ेगी हम तब आपसे मांग लेंगे। इज दैट क्लियर? यस। तो यहां पर ये ऐसे कंपनी को बोलते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। तो मान लो मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 5 लाख दूंगा। नॉर्मली ये कंसेप्ट क्या होता है? जब कंपनी को पैसे की जरूरत है, जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में आती है तब ये पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है कि नहीं है? तो उस टाइम पर कंपनी ने अगर मुझे पैसा मांगा तो मैं पूरा 5 लाख उसे दूंगा, देना ही पड़ेगा, तब तो मुझे कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। इस कंसेप्ट को कहते हैं लिमिटेड बाय गारंटी। तो members liability is limited, still here is limited because I have promised to pay only 5 lakh rupees, not more than 5 lakh. Is that clear? That's great. Specified amount. If it is written you have to pay 5 lakhs rupees, then I have to pay 5 lakh rupees, not more than, not less than, exact 5 lakh rupees. It's my liability, but it is limited. Is that clear? Okay, तो दोनों कंसेप्ट में बात वही है, बस एक में ये है कि पैसा जब मांगेंगे तब देंगे, इसलिए गारंटी बोला गया है, लेकिन एक में ये है कि भैया पैसा देते रहो बीच बीच में, लेकिन उतना ही दो जितना बोला है, उसको कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। इफ कंपनी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो जैसे हमने और आपने पैसा लगाया, चाहे गारंटी हो या लिमिटेड बाय शेयर्स हो, है ना? तो 5 लाख की डील हुई थी। इफ कंपनी इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, तो दोनों केस में अगर मान लीजिए कंपनी का दिवाला निकल गया, मतलब कंपनी बर्बाद होने आ रही है, तो जितनी भी उसकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होगी, है ना, उधारी होगी क्रेडिटर्स के ऊपर, वो उसे चुकाएगी। तो वहां पर कंपनी बोलेगा सर हम जैसे लोगों को जिसने भी जितना पैसा नहीं दिया है, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी में कितने का प्रॉमिस है? पूरा 5 लाख का, मैंने अभी तक दिया नहीं, तो वो बोलेगा सर हमारी कंपनी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, प्लीज 5 लाख रुपया दे दो। मैं बोलूंगा ये लो, देना ही पड़ेगा भैया, लेकिन 5 लाख के ऊपर नहीं मिलेगा। अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है, मैंने ऑलरेडी शेयर्स खरीदे हुए हैं, लेकिन मैंने अभी उसको हाफ पेमेंट किया है, पार्टली पेमेंट किया है, जैसे मान लो 2.5 लाख रुपया, तो वो मुझे सिर्फ अनदर 2.5 लाख के लिए पैसे के लिए कॉल करेगी, ना कि पूरे 5 लाख के लिए, ना कि मोर देन 5 लाख। इज दैट क्लियर? जितना अनपेड है उतना, ठीक है। अब मान के चलो
अगर लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले पैसा पूरा चुका सकता हूँ, तो मान लीजिए मैंने पूरा 5 लाख दे दिया है और अब कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, तो क्या मुझे देने की जरूरत है? नहीं सर, आपको देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला गया इफ मेंबर होल्ड फुल्ली पेड अप शेयर्स। फुल्ली पेड अप शेयर्स कौन से वाले कंसेप्ट में? लिमिटेड बाय शेयर्स में। तो नो फर्दर लायबिलिटी टू पे। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल। इन एवरी सिचुएशन यू हैव observe that the member's liability is only limited, either limited by shares or limited by guarantee company. Is that clear? That's great. चलो आगे बढ़ते देखते हैं और क्या है। अब यहाँ पर एक मजेदार चीज क्या है मालूम है कि एक ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि मेंबर को लिमिटेड लायबिलिटी होने के बावजूद भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने जेब से एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ सकता है। दैट इज कॉल्ड मेंबर बिकम पर्सनली लाइबल when member become personally liable if membership fall below। देखो कंपनी में एक क्राइटेरिया है कि कंपनी चलानी है तो कम से कम, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, और अगर आप पब्लिक कंपनी चला रहे हो तो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, कम से कम। अब मान के चलो 2 हो या 7 हो, इधर पब्लिक, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, अगर जो क्राइटेरिया कंपनी एक्ट ने बोला है उससे कम हो जाता है और उसके बावजूद बिजनेस चल रहा है और उसको 6 महीने से ज्यादा हो गया बिजनेस चलते चलते, देखो मैं 2 बात कह रहा हूं, दोनों बात को क्लब करना है, ठीक है कि नहीं है? आप एग्जांपल आपसे ले लो, चलो ठीक है, मान लो आप रिलायंस कंपनी के शेयर होल्डर हो। ओ सर, पब्लिक कंपनी है तो बताओ कितने मेंबर होने चाहिए? सर 7 मेंबर कम से कम होने चाहिए। चलो अच्छी बात है, इतना तो आपको समझा। तो आप कंपनी के मेंबर हो और बहुत ज्यादा मेंबर है, नो डाउट, लेकिन कोइंसिडेंट ऐसा होगा कि मेंबर बहुत कम हो गए, ठीक है कि नहीं? एग्जांपल है, और वो 7 मेंबर का क्राइटेरिया और मान लो 6 मेंबर हो गए। कितने हो गए? 6 मेंबर। और अभी भी कंपनी बिजनेस कर रही है और बिजनेस करते करते 6 महीने से ज्यादा बीत गया, लेकिन जो मेंबरशिप है वो 6 के ऊपर बढ़ी नहीं, जबकि मेंबरशिप कितनी होनी चाहिए? कम से कम 7। और आपको ये पता है, प्लीज बात को ध्यान से समझिए, और आपको ये पता है कि कंपनी पिछले 6 महीने से बिजनेस करती आ रही है, 6 महीने से ज्यादा हो गया है, और अभी भी इसके पास मेंबर कम से कम 7 नहीं बल्कि 6 है। अगर ये एक चीज ऐसी देखने को मिलती है तो भैया जो कोई भी लायबिलिटीज पड़ेगी उसमें आप भी शामिल हैं, आपको अपने जेब से भी पैसा देना पड़ सकता है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मेंबर्स बिकम पर्सनली लायबल। ठीक है, तो 2 बातें समझ में आ गई। मिनिमम मेंबरशिप फॉल नहीं होना चाहिए और उसके साथ साथ बिजनेस 6 महीने से ज्यादा चल रहा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो आप फिर लायबल हो जाओगे पर्सनली, मतलब आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा, वॉट एवर विल बी द अमाउंट। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं आगे परपेचुअल सक्सेशन की। मैं रहूं ना रहूं, तू हमेशा कायम रहेगा। ठीक है कि नहीं है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो ये किसके लिए लागू है? ऑफ कोर्स कंपनी के लिए, क्योंकि हम तो भैया क्या हैं हम अमर नहीं है, लेकिन कंपनी अमर है। ठीक है, तो कंपनी के जो मेंबर्स हैं आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी वहीं रहती है। बहुत अच्छा लिखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, मेंबर्स आते जाते रहते हैं, है ना, मौसम आते जाते रहता है, लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहती है। एग्जाम्पल देखो कितना अच्छा दिया है। During the war, all the members of one private company, while in the general meeting, were killed by a bomb. But the company survived. Not even a hydrogen bomb could have destroyed it. भैया कंपनी तो आर्टिफिशियल कंपनी है, उसका तो वजूद इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट में दिख रहा है। सही बात है कि नहीं? बिल्डिंग का जो ढांचा है, ये जो दिख रहा है ना, ये भले ही तहस नहस हो जाए, फिर भी बर्थ सर्टिफिकेट जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है कंपनी का, उसमें उसका नाम एग्जिस्ट कर रहा है। तो भैया हम तो फॉरएवर हैं। लेकिन आप, मैं नेचुरल पर्सन है, हम अगर उम्र के हिसाब से मर जाएं, बीमारी के हिसाब से मर जाएं, या बॉम्ब ब्लास्ट के हिसाब से मर जाएं, भले कागज में नाम है तो भी उसका अचार डालोगे क्या? क्योंकि कुछ भी करने के लिए हमें जिंदा रहना जरूरी है, हमारी खुद की चीजों करने के लिए। लेकिन कंपनी बोलता है भैया मेरा काम तो कोई और ही कर रहा है, तो जो कर सकता है वो आ जाए, मैं तो जिंदा ही हूँ, है ना। इसीलिए इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, जिंदा हूं मैं, ऐसा कंपनी बोल रहा है, मैं नहीं। नेवर डाइज,
एक्सेप्ट व्हेन इट इज बाउंड अप एज पर लॉ। जब इसको पूरी तरह से बंद ही करना है कि भैया अब बिजनेस एक्टिविटी ही बंद करानी है, तो इसको प्रॉपर तरीके से जिस तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है उसी तरह से इसे क्या किया जाएगा, वाइंडिंग अप के प्रोसीजर से बंद किया जाएगा, तभी बोला जाएगा कि ये भैया खत्म हो चुका, मर चुका है, अदरवाइज नेवर। लाइफ डिटरमाइंड बाय द टर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसा मैंने अभी आपको कहा वही बात है, ठीक है। मेमोरेंडम डिसाइड करता है कि भैया इसे कब तक जिंदा रखना है। परपेचुअल सक्सेशन, सारी गाथा यही है, मींस मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी कीप चेंजिंग टाइम टू टाइम, बट दैट डज नॉट अफेक्ट इट्स कंटिन्यूटी। किसकी कंटिन्यूटी? कंपनी की कंटिन्यूटी। इज दैट क्लियर? दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट नेचर क्या है कंपनी का? सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अभी स्टार्टिंग में हमने देखा था, याद है ना, तो यहां पर वो अलग से आ गया कि कंपनी की अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है कि नहीं है। चलो फटाफट कवर करते हैं, इजी है। जुरिस्टिक पर्सन है ना, लीगल रियल पर्सन है, कैपेबल ओनिंग, एंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, खरीद बेच कुछ भी सकती है अपने ही नाम से। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि कंपनी का जो भी प्रॉपर्टी वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं है। देखो यहां पर वही बात आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को। लॉर्डशिप्स ऑफ मद्रास हाई कोर्ट इन RF पेरुमल वर्सेस H जॉन डिएविन 1960 का केस है। क्या बोला गया, क्या बोला लॉर्डशिप ने फाइनली, क्या डिक्लेयर किया? मेंबर कैन नॉट क्लेम हिमसेल्फ टू द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी आप मुझे मालूम है आपके माइंड में आएगा, सर अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि कंपनी मेंबर जो है कंपनी का ओनर होता है। मैं आपको एक चीज क्लियर कह देना चाहता हूं, मैं और आप कंपनी में क्या करते हैं? शेयर्स खरीदते हैं, क्योंकि एक अकेला बंदा पूरा कंपनी का शेयर्स नहीं खरीदता है, नहीं खरीद सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए। इज दैट क्लियर और नॉट? तो उस हिसाब से तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब डिवीजन है शेयर्स में भी, बराबर के नहीं है, इसीलिए तो शेयर्स है, हिस्सेदारी। इज दैट क्लियर? तो भैया मेरी हिस्सेदारी कितनी की है? सिर्फ 5 लाख रुपए की है, तो 5 लाख के ऊपर कोई बात ही नहीं आती है। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर और नॉट? और जो भी पैसा जमा हुआ है टोटल अमाउंट, उसमें वो क्या करती कंपनी? उस पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो कंपनी जब इन्वेस्ट करती है तो अपने नाम से करती है, तो प्रॉपर्टी वो अपने नाम से खरीदती है। कल अगर आप बोलते कि मुझे मेरा हिस्सा वापस चाहिए, तो कंपनी आपको प्रॉपर्टी नहीं देती, वो बोलती ठीक है तुम्हारा 5 लाख रुपया ना, ये लो भाई लेके जाओ। आप ये नहीं बोल सकते नहीं वो प्रॉपर्टी मेरी है, बोलेगा भैया वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं, वो प्रॉपर्टी मेरी है, ऐसा कंपनी बोलेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ पर वही बात है कि मेंबर प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी की वो प्रॉपर्टी है, क्योंकि ओनर कौन है? वो कंपनी का, कंपनी ही ओनर है ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस और ऑन इट्स वाइंडिंग। तो सर फिर कंपनी मेंबर्स को पैसा कैसे? भैया बोला ना मैंने आपको, वो बोलेगा मुझे 5 लाख, मैं बोलूंगा मैं जाकर मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, तो कंपनी बोलेगा ले पैसा बाबा तू निकल। समझ में आ रहा है? वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद होने जा रही है, तो कंपनी बोलेगी ठीक है आपका इतना पैसा बनता है, हमें प्रॉफिट हुआ है, आप ये लो इतना पैसा 5 लाख रुपया लेके जाओ वापस। प्रॉपर्टी नहीं मांगने का, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, मुझसे खरीद बेच कुछ भी कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? दैट्स करेक्ट। A member does not even have an insurable interest in properties of the company. Yes, of course, insurable interest भी किसको मिलेगा भैया? कंपनी को ही मिलेगा ना, और क्यों किसी और को मिलेगा? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी का नेचर ये है कि हम जब मेंबर्स बनते हैं तो हम अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं? इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है। चलो देखते हैं। शेयर्स मींस कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, कंपनी को 50 लाख रुपए की जरूरत है, कितने की? 50 लाख, वो कैपिटल है। कंपनी नीड्स 50 लाख रुपीस कैपिटल, तो कौन देगा? आप, मैं, हम जैसे कई लोग आएंगे, बोलेंगे मैं इतना देता हूं, मैं इतना देता हूं, मैं इतना देता हूं, मैं इतना देता हूं, तो हर कोई का, किसी का 1 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख, किसी का 10 लाख, ऐसे करते करते 50 लाख जमा होगा। कंपनी बोलेगा भैया मेरा 50 लाख का कोटा पूरा हुआ, रुक जाओ। जितने लोगों ने पैसा दिया है टोटल मिला के 50 हो गया, वही हमारे बनेंगे मेंबर। ठीक है कि नहीं है? तो कैसे हुआ? मुझे, कंपनी को पैसा मिल गया 50 लाख, हम जैसे लोगों ने ही दिया, तो कंपनी प्रूफ के तौर पर क्या देता है? शेयर सर्टिफिकेट, कि सर आपने कंपनी को 1 लाख रुपया दिया, ये आपकी 1 लाख की हिस्सेदारी, दैट इज कॉल्ड शेयर सर्टिफिकेट। यही बोला गया है शेयर्स। ठीक है,
शेयर्स हमने 1 लाख रुपया डाला तो हमारा 1 लाख का शेयर है, मीन्स कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब हम लोग कंपनी के शेयर होल्डर हैं, हमारे पास अपना शेयर सर्टिफिकेट है, मेरे पास 5 लाख का शेयर सर्टिफिकेट है कि भैया मेरे पास कंपनी के 5 लाख के शेयर्स, आपके पास 1 लाख का शेयर्स है, इसके पास 2 लाख का शेयर्स है, तो क्या हम एक दूसरे को अपने शेयर्स बेच सकते हैं? तुम कहोगे भैया मेरे पास सिर्फ उस कंपनी का 1 लाख ही शेयर है, तेरे पास 5 लाख है, तू मुझे 1 लाख देता है क्या? मैं तेरे को इतना पैसा दूंगा, अगर मैं ओके हूं तो मैं दे दूंगा, तो मेरे इसमें से 5 लाख कम हो जाएगा, 1 लाख कम हो जाएगा, 4 लाख बच जाएंगे और आपके पास 1 लाख जुड़कर 2 लाख हो जाएगा। या किसी और को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही बोला गया है मूवेबल प्रॉपर्टी। तो आर्टिफिशियल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में साफ बताया गया कि किस तरह से हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, शेयर ट्रांसफर करना है तो विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये एक बीच का मिडिल पर्सन, एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो है आप क्या कर सकते हैं, शेयर्स की अदला बदली कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर सेल एंड परचेस ऑफ द शेयर्स। तो देखो यहाँ पर हम वही पढ़ रहे हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफरेबिलिटी, यस, आज की तारीख में तो भैया सारा काम इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है, फिजिकल मोड तो खत्म हो गया, कुछ ही नहीं थी। आजकल अपने को ऑनलाइन करना है, सब कुछ, सब ऑनलाइन कंसेप्ट है। ठीक है, सर्टिफिकेट भी हमको ऑनलाइन थ्रू आ जाता है। तो शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी थ्रू डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इंस्टेड ऑफ फिजिकल ट्रांसफर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे सकता हूँ, शेर खान है ना, ओसवाल, ठीक है, एंजल ब्रोकिंग, तो ये सब जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, एजेंट्स हैं। ठीक है, एजेंट्स हैं किसके, स्टॉक एक्सचेंज के। ठीक है, हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर्स नहीं बेच सकते हैं। मुझे और आपको शेयर्स खरीदना बेचना है तो हमको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो प्लेटफॉर्म क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो हम ऐसा नहीं कि स्टॉक एक्सचेंज में जाकर खरीदेंगे, खड़े होंगे और बोलेंगे ले भैया, और तुम बोलोगे दो भैया, ऐसा नहीं देना और लेना है तो अपने को जाना पड़ेगा एजेंट के पास। स्टॉक एक्सचेंज बोलता है मेरे पास नहीं आने का, मेरे पास बहुत काम पड़ा है, मैंने एजेंट्स बना के रखे हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बना के रखे हैं, उनके पास जाओ। तो आप और मैं किसके पास जाएंगे, अपने अपने एजेंट के पास जाएंगे, और विद हेल्प ऑफ दैट काइंड ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स व्हिच कॉल्ड एजेंट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, दे विल ट्रांसफर आवर शेयर्स एंड मनी ऑफ कोर्स। ठीक है कि नहीं। और क्या कंपनी का फीचर है, कैपेसिटी टू स्यू टू बी स्यूड, ये तो हमने देखा ही था, है ना। चलो अच्छे से पढ़ लेते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन है लेकिन लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो जो भी उसको डैमेज स्लैंडर होगा वो उसके लिए क्या कर सकता है, श्यू कर सकता है, या अगर कंपनी ने किसी को डैमेज पहुंचाया है तो जिसको डैमेज हुआ है वो कंपनी के नाम पर केस ठोक सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात है, इवन हमारे ऊपर भी केस ठोका जा सकता है। मतलब आपने मैंने हमने जिस कंपनी पे शेयर इन्वेस्ट किया है वो कंपनी हम पर केस कर सकती है, भैया किसी पे भी केस कर सकती है। सर पागल कुत्ते ने काटा क्या, वो कभी भी किसी पे भी केस करेगा, भैया पागल कुत्ते ने काटा रहता है तो केस होता है, ऐसा तो नहीं है ना। जब कुछ गलत हुआ रहेगा तो मान लो आपने मैंने पैसा नहीं दिया उसको, किसको, कंपनी को, तो कंपनी ने बहुत बार बोला पैसा दो पैसा दो, फाइनली हमने नहीं दिया, तो हम क्या कर सकती है, केस कर सकती है अपने नाम पर। कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स बहुत अच्छा है, ध्यान से देखो। कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, कंपनी करती है ना कॉन्ट्रैक्ट साइन, यस देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है। कंपनी इज ए ज्यूरिस्डिक्ट पर्सन, बार बार आ रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर, सेपरेट लीगल एंटिटी, capable for entering into contracts for conduct of business on its own name. We have already discussed these two sentences, so no need to brief explanation. We will move on. यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखो क्या बोला गया है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स के ऊपर। ब्रिटिश थॉमसन हॉस्टन कंपनी वर्सेस स्टर्लिंग एसेसरीज लिमिटेड 1924 की बात है और अभी भी ये बात चल रही है। ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। Company is not trustee for its shareholder, as we already discussed that director and company, the relation between directors and the company is the agent principle और ट्रस्टी, है ना। लेकिन कंपनी और शेयरहोल्डर में ट्रस्टी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, बोथ आर सेपरेट। क्या बोल सकते हैं इसमें कि कंपनी अपना मालिक है और शेयरहोल्डर अपने शेयर्स का मालिक है, इतना बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और कंपनी किसके अकॉर्डिंग चलती है, लॉ के अकॉर्डिंग। और लॉ किसको बोलता है कंपनी को चलाने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ, तो यहां पर देखो अभी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं।
कंपनी इज नॉट ट्रस्टी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स, तो कौन है ट्रस्टी? डायरेक्टर्स है, ठीक है। शेयर होल्डर इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर इधर देख लो, मान लो कंपनी ए बी के साथ कोई बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ए और कंपनी बी के बीच में हुआ। दोनों में इस टाइम किसका लगा? कंपनी ए का और कंपनी बी का। तो कहने का मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो खुद उनका अपना कॉमन सील लगता है और उसमें डायरेक्टर का साइन लगेगा। इज दैट क्लियर? तो बताओ, क्या मैं आप हम लोग तो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, क्या मैं और आप किसी कंपनी के साथ डील करने के लिए गए? हमने ऐसा बोला मैं इस कंपनी का शेयर होल्डर है, मैं आपके साथ डील करने आ रहा हूं? नहीं। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि शेयर होल्डर इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट इंटाइटल्ड टू बेनिफिट ऑफ इट। ऑफ कोर्स कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? कंपनी ने। कंपनी बिजनेस करेगी, कंपनी को बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो कौन कमाएगा? कंपनी ही कमाएगी। हमको उसमें से छोटा सा हिस्सा देगी डिविडेंड के तौर पर। दैट्स इट, हमारा रोल इतना ही है भैया। हमने पैसा दिया, कंपनी ने तो अपने को थैंक्स बोला, तुमने मेरे को टाइम पर पैसा दिया, उसके लिए थैंक्स, ये लो डिविडेंड। लेकिन बड़ा प्रॉफिट अपने पास रखती है, ठीक है, क्योंकि कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सब कुछ वही कर रहा है। Members cannot sue in respect of torts committed against company, nor can he be sued for torts committed by company। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि अगर फ्यूचर में, ठीक है, कंपनी का अगर अपना ही वजूद है, कंपनी खुद ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, तो फ्यूचर में अगर कंपनी के साथ कुछ भी गलत होता है तो कंपनी ही केस उसके ऊपर फाइल करेगी, ना कि आप और मैं जाकर केस फाइल करेंगे। यहाँ पर वही बोला गया, थॉट मीन्स रॉन्ग। कुछ भी अगर कंपनी के साथ गलत होता है तो मैं और आप जाकर जो है कंपनी के ऊपर, किसी और कंपनी के ऊपर, किसी और पर्सन के ऊपर केस नहीं करेंगे, बल्कि कंपनी खुद जाएगा और उसके ऊपर केरेगा। खुद जाएगा मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए, ठीक है। कंपनीज राइट्स एंड ड्यूटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट। सही बात है, हमसे अलग है भैया, ठीक है। कंपनी की अपने राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, ठीक है। हेंस इट कैन टेक एक्शन टू इन्फोर्स इट्स लीगल राइट्स और बी सूड फॉर ब्रीच ऑफ इट्स लीगल ड्यूटीज। सिंपल है, कंपनी के लीगल राइट्स जो कंपनी को मिले हैं विद द हेल्प ऑफ कंपनीज एक्ट 2003, अगर कोई भी उसके राइट्स को, लीगल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो कंपनी उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सामने कंपनी करेगी जो करेगी। और ठीक उसी तरह से अगर कंपनी किसी के लीगल राइट्स को बेकार कर रही है, मींस अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं निभा रही है, दूसरे के लीगल राइट्स को वायलेट कर रही है, तो जिसकी लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं वो हम पर केस नहीं करेगा कि हम उसके मेंबर करके, वो सीधा कंपनी पे केस ठोकेगा। ये बातें हमने पहले भी चर्चा में ली हुई है, बस डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इज दैट क्लियर? दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। इज दैट क्लियर? लिमिटेड एक्शन, यस, कंपनी का जो भी काम होगा लिमिटेड ही होगा अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जी हाँ, बहुत ही चार्टर डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, उसी के अकॉर्डिंग ही जो है कंपनी चलती है, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसका सारांश जो कंपनी को चाहिए होता है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल में आ जाता है, ठीक है। चलो, तो लिमिटेड पावर है, कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन मेमोरेंडम। यस, मेमोरेंडम में कुछ पॉइंट्स हैं, लिमिटेड पॉइंट्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उस पॉइंट्स के बाहर वो काम नहीं कर सकता है। जैसे आपके मम्मी पापा बोलते हैं इसके बाहर नहीं जाना है तो नहीं जाना है, गए तो थप्पड़ खाते हैं तो वैसे यहाँ पर भी है कि भैया अगर तुम इसके बाहर चले गए अपनी मर्जी से तो भैया भुगतान करने के लिए, लायबिलिटी भरने के लिए तैयार रहना, इसीलिए लिमिटेड पावर बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट, एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपनी आर लिमिटेड विद इन द स्कोप ऑफ एमओए, मेमोरेंडम। तो जो भी उसे करना है या जो भी उसका मकसद है वो मेमोरेंडम में लिखा जाता है और वही उसे करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग दैट particular company is formed for education purpose only, so that particular company will be active the businesses according to Companies Act 2013 but for education only, ठीक है, समोसा बनाने के लिए नहीं बैठी चलो, नीड ऑफ प्रायर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। तो अगर उसे कुछ भी अलग करना है तो मेमोरेंडम में पहले बदलाव करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही फिर काम करेगा, ठीक है कि नहीं। जैसे मैंने अभी कहा कि ये पर्टिकुलर कंपनी जो एजुकेशन की स्टैब्लिश हुई है, अब वो चाहती है कि मैं एजुकेशन के अलावा कोई दूसरा बिजनेस भी करूं,
ठीक है कि नहीं, तो मेमोरेंडम में बदलाव करना पड़ेगा, तब मेमोरेंडम में आएगा कि ये एजुकेशन एज वेल एज इस चीज के लिए भी बैठी है, तब वो चीज वो कर सकती है। वही लिखा है, नीड ऑफ प्रायर अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, इफ कंपनी वांट्स टू गो बियॉन्ड द पावर स्पेसिफाइड एमओए, देन एमओए इज रिक्वायर्ड टू बी अल्टर्ड प्रायर टू डूइंग सो। नेक्स्ट, सेपरेट मैनेजमेंट। यस, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटाइटी बट इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड उसको कुछ भी काम करना है तो नीड अ नेचुरल पर्सन हेल्प, और वो कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दैट इज कॉल्ड मैनेजरियल पर्सनल, मैनेजरियल स्टाफ। इसीलिए बोला गया कि इनका जो मैनेजमेंट है, कंपनी जो है अपना मैनेजमेंट सेपरेट देती है, किसको देती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसीलिए यहाँ पर जो है एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन बिल्ड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। मेंबर डिराइव प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। मेंबर डू नॉट हैव इफेक्टिव एंड इंटीमेट कंट्रोल ओवर इट्स वर्किंग। Members elect their representative, that is called directors, to conduct corporate functioning. देखो, आप मैं और मैं बस बोलते हैं भैया हमको काम नहीं करना, हमको पैसा लगाना है, ठीक है कि नहीं है, लेकिन कंपनी बोलती है मैं तो आर्टिफिशियल हूँ, तो कंपनीज एक्ट बोलता है कोई बात नहीं, तुम पैसा लगाओ और मेंबर बन जाओ, कंपनी का अपना वजूद है, लीगल एग्जिस्टेंस है, लेकिन उस कंपनी को चलाने के लिए आप लोग ही, मेंबर्स लोग ही क्या करो, रिप्रेजेंटेटिव लेकर आओ, डायरेक्टर्स लेकर आओ, अब डायरेक्टर्स काम करेंगे। ठीक है कि नहीं? अब बात आता है कि डायरेक्टर अगर आप देखो तो ब्रिज का काम कर रहा है, किसके लिए, हमारे लिए और कंपनी के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो डायरेक्टर अगर ब्रिज का काम कर रहा है तो पूरा भरोसा किसके ऊपर रहेगा, ब्रिज के ऊपर रहेगा, है ना। तो यहाँ पर भी वही बात है, पूरा भरोसा हमें किसके ऊपर रहेगा, डायरेक्टर के ऊपर। और डायरेक्टर ने अगर कुछ भी गलत किया, बियॉन्ड द पावर गया, तो भैया लायबिलिटी डायरेक्टर के ऊपर आएगी, कंपनी के ऊपर आएगी, लेकिन हमारे ऊपर कभी नहीं आएगी। क्यों? बिकॉज वी आर ओनली अ इन्वेस्टर मेंबर, वी आर द ओनर ऑफ आवर शेयर्स ओनली। ठीक है, चलो। तो मैनेजर पर्सनल कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दे आर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ कंपनी। चलो, कंपनी की एक और खासियत ये है कि वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट है। ये मींस जो भी कंपनी फॉर्म होती है वो कंपनी क्या है, वॉलंटरीली एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या होता है कि ऑल कंपनी वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट मोटिव, उसका जो मेन पर्पस है वो पब्लिक गोल है, मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और सेकेंडरी पर्पस जो है प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, और वो प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर को दिलाना और उस प्रॉफिट से अपने बिजनेस को एक्सपांड करना। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा गया है, मेन पर्पस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी for accomplishment of some public goals, and after that if any profit is gained is distributed among its shareholder or restored for the future expansion of the company। ठीक है, आपको समझा? सबसे पहला प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होगा कंपनी का मेन मोटिव है पब्लिक गोल अचीव करना। ठीक है, और उसके बाद ही जो प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट को पहले स्टेक होल्डर्स को देना और उसके बाद ही अपने पास रखना बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। लेकिन वेट, ऑल कंपनी तो है, लेकिन एक्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी जो है प्योरली नो प्रॉफिट मोटिव के लिए बनाया जाता है। इज दैट क्लियर? बाकी जितने भी कंपनी है उनका मकसद कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाना होता ही है, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी का जो पूरा मोटिव है वो केवल और केवल यही है, यही मेन है, यही सेकेंडरी है। इज दैट क्लियर और नॉट? फॉर सेक्शन 8 कंपनी, डन, दैट्स करेक्ट। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, कंपनी तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि परपेचुअल सक्सेशन है, राइट, बट क्या हम कंपनी को बंद कर सकते हैं? ऑलरेडी हमारी बात हो चुकी है वाइंडिंग अप का एग्जांपल लेकर, तो चलो फटाफट लेते हैं। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो नेचुरल डेथ तो इसका पॉसिबल ही नहीं है ना। टर्मिनेशन ऑफ कंपनीज एक्सिस्टेंस जनरली वाइंडिंग अप एज पर द लॉ। और भी तरीके हैं जैसे रीऑर्गेनाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, मतलब कंपनी को अगर पूरी तरह से बंद नहीं करना है। लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पर देखो कंपनी एक हो गया, ये पूरी तरह से क्लोज करना है, दैट इज कॉल्ड वाइंडिंग अप। ठीक है, एक तरह से हो गया कि हमें वाइंडिंग अप नहीं करना है, ये प्रोसीजर फॉलो ना, हमको इस तरीके से आना है। तो कहने का मतलब क्या, कंपनी ए है और कंपनी बी है। ठीक है, कंपनी ए का मान लो अपना नाम खराब हो गया, कंपनी बी का अपना नाम खराब हो गया, मान लो ना यार, क्या फर्क गिरता है ना, बहुत लॉस में चल रहे हैं। अब ये पब्लिक को पता चल गया है, तो ये दो क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, और ये दोनों जो हैं एक नए नाम से आ रहे हैं, दैट इज नेम सी। यही कंसेप्ट है अनदर वे ऑफ टर्मिनेशन।
तो मुझे बताओ क्या कंपनी ए का एग्जिस्टेंस रहा? नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कंपनी सी आ चुकी है। क्या कंपनी बी का एग्जिस्टेंस रहा? नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कंपनी सी आ चुकी है। तो दिस इज द अनदर वे ऑफ टर्मिनेशन। अदरवाइज क्या कर सकते थे? सीधा सीधा कंपनी ए को बंद करो, कंपनी बी को बंद करो, लेकिन नहीं, हम दोनों को मर्ज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये भी तरीके हैं कंपनी को टर्मिनेट करने का, मींस निकाल देने का, समाप्त कर देने का। ठीक है, सो इतना सब हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से और बहुत ही कस्टमाइज तरीके से हमने डिस्कस किया है। तो सारी चीजें फटाफट रिकवर कर लेते हैं। चलो मुझे बताओ कंपनी के मेन फीचर्स क्या है। नंबर 1 कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है ना, लीगल एग्जिस्टेंस है उसका, जुरिस्टिक पर्सन है, याद आ रहा है, दैट्स ग्रेट। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मतलब कोई भी मेंबर, आप में हम लोग अगर सिर्फ पैसा लगाते हैं, ऑफ कोर्स देन विल बी कंसीडर्ड एज मेंबर एंड वी आर लायबल फॉर ओनली फॉर द अनपेड शेयर्स कैपिटल, नॉट फॉर द फुली पेड शेयर्स कैपिटल। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, मैं रहूं या ना रहूं, आप रहें या ना रहें, लेकिन कंपनी रहेगी। सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी का अपना एग्जिस्टेंस है, उसका अपना कॉमन सील है, तो यस ऑफ कोर्स वो अपने प्रॉपर्टी को खरीद बेच कुछ भी कर सकता है, हमारा कोई अधिकार नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप मैं, हमारा अधिकार यही है कि हम डिविडेंड लेंगे, शेयर्स ट्रांसफर करेंगे, है ना, शेयर्स का बेनिफिट लेंगे। तो क्या हम अपने शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं? यस, वी कैन बाय एंड सेल दी शेयर्स। कैपेसिटी टू sue एंड टू बी sued, क्या कंपनी अपने नाम पर किसी के ऊपर केस कर सकती है? क्या दूसरा बंदा कंपनी के नाम पर केस कर सकता है? यस। क्या कंपनी हम पर केस कर सकती है? यस। क्या हम कंपनी पे केस कर सकते हैं? यस, बिकॉज इट इज अ लीगल सेपरेट एंटिटी। इज दैट क्लियर? कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, क्या कंपनी खुद के नाम पर किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? यस। क्या उसके लिए हमारी जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिकॉज वी आर ओनली द मेंबर्स। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, क्या हम लिमिटेड काम कर पाएंगे? क्या कंपनी बियॉन्ड द पावर काम कर सकती है? बिल्कुल नहीं। और वो पावर कहां लिखे गए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इज दैट राइट? अगर उसे करना है उसके बाहर काम, तो पहले मेमोरेंडम को क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा। सेपरेट मैनेजमेंट, यस, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कौन चलाता है? नेचुरल पर्सन कॉल्ड डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजरियल पर्सनल। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, क्या कंपनियां प्रॉफिट के लिए बनती है? यस ऑफ कोर्स बनती है, लेकिन उनका मेन मोटो होता है पब्लिक गोल और सेकेंडरी मोटो होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को देना, कंज्यूमर्स के लिए यूज करना, और बाकी जो भी पैसा बचता है बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। लेकिन केवल और केवल सेक्शन 8 कंपनी ऐसी है जो यस ओनली फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, उसका मेन मोटो सिर्फ पब्लिक गोल है, पब्लिक गोल को अचीव करना है। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, क्या कंपनी का एग्जिस्टेंस टर्मिनेट होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो कंपनी को पूरी तरह से क्या कर दो? वाइंडिंग अप कर दो, या तो अगर आपको कंपनी को वाइंडिंग अप नहीं करना है तो क्या कर सकते हो? अनदर वे, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मर्जर, ए एंड बी को क्लब कर दिया और एक नया नाम ले लिया सी, दैट्स ग्रेट, है ना। तो इस तरह से हमारा काम इजी हो गया। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, बिकॉज एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। थैंक यू।